हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आप सबने सीखा लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स बोलिए। ओके, तो दो वेक्टर के जोड़ने का जो रूल है वो आज हम लोगों ने सीखा। रूल क्या था? तो एक रूल का नाम था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एक रूल का नाम था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कौन सा लॉ था? ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जो किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं और वो दोनों सेम ऑर्डर में है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये ABC ट्रायंगल है और इसमें जो दो वेक्टर हमारे, मान लो ये P हो गया और ये Q हो गया, तो PQ ट्रायंगल के साइड्स हैं और वेक्टर P एंड वेक्टर Q ट्रायंगल के साइड्स हैं और ये सेम ऑर्डर में है ना? तो तीसरा साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में होता है इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो तीसरा साइड आपका कौन है यहाँ पे? AB। अब इसका ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो वो सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो हमें उल्टा ऑर्डर देना है तो मुझे ऐसे देना पड़ेगा तीर। ठीक है, तो ऐसे मैंने तीर दे दीजिए। तो यहाँ जो ये वेक्टर बन रहा है, अब इसका कुछ नाम दे दीजिए। चलो इसका नाम मैंने दे दिया R। तो ये जो R है ये आपका इस दोनों का रिजल्टेंट हो गया, यानी इस P और Q का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल लॉ। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पैरेललोग्राम लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B हो, और ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हो इस तरह से कि इनके टेल साथ साथ हो, तो कॉमन पॉइंट से खींचा गया डायगोनल इनका रिजल्टेंट होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कहोगे क्या सर आपके पैरेललोग्राम तो है नहीं, है ना? टेल ठीक है इनके साथ साथ है लेकिन पैरेललोग्राम तो है नहीं। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इस वेक्टर के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ मेरा पैरेललोग्राम बनके हो गया तैयार। ठीक है, शायद आपको अच्छे से नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो कॉमन पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और ये जो डायगोनल है कॉमन पॉइंट से खींचा गया डायगोनल अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको हम वेक्टर R कह देते हैं। रिजल्टेंट का मतलब सम, रिजल्टेंट का मतलब हो गया जोड़, इनका जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ जो R है वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर है। ओके, और अगर A और B के बीच जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए थीटा है, थीटा A और B के बीच का एंगल है, तो उस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है, मैग्नीट्यूड मतलब इस रिजल्टेंट की जो लंबाई निकल के आती है वो आती है रूट अंडर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला वेक्टर गुना दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एक और चीज, हाँ इसके साथ एक और टर्म होता है, कौन सा? कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो क्या आता है रूट अंडर, आप सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आप सीधा सीधा ए भी लिख सकते हो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को सीधा सीधा बी लिख सकते हो। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर a इज व्हाट? तो a इज वेक्टर a का मैग्नीट्यूड एंड b इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ओके, तो ये हो गया था। साथ ही अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन कोई पूछना चाह रहा है तो मैं ए या बी किसी एक के साथ बना हुआ एंगल मैं बता दूंगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर आपका आर ए के साथ अल्फा बना रहा है, तो फिर हम या तो अल्फा बता दे या फिर एक काम कर सकते हैं,
अल्फा का टैन बता देते हैं, ठीक है। देखो टैन अल्फा पता रहेगा तो अल्फा एक तरह से पता रहेगा, ठीक है। तो टैन अल्फा से भी डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर होता है। तो अगर मैं टैन अल्फा की बात करूँ तो टैन अल्फा यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है वो बताइए, ठीक है। अल्फा किसके साथ बना एंगल है, ए के साथ, है ना। तो अल्फा जब ए के साथ बना एंगल है तो हमें ऊपर में लिखना है बी, मतलब जिसके साथ बना है वो नहीं लिखना, दूसरा लिखना है। तो बी और फिर इसके साथ लगानी है साइन थीटा, फिर बटा, फिर जो आपने छोड़ दिया था उसको ले लीजिए ए प्लस फिर बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ अल्फा वेक्टर ए के साथ बना हुआ एंगल है। अगर बी के साथ बना होता तो फिर हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो ये एंगल बीटा है, ठीक है, और हमसे कोई पूछता है कि चलो टेन बीटा बता दो, मतलब उस बीटा का टेन बता दो, तो यहाँ बीटा जो है वो बी के साथ बना हुआ एंगल है, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे। अब ये बी के साथ बना एंगल है तो हमें ऊपर में ए लिखना है, ठीक है, ए, फिर वही चीज साइन थीटा लिखनी है, फिर बटा इसको छोड़ दिए थे यानी बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ हम कुछ भी मतलब अल्फा या फिर बीटा दोनों में से कोई एक एंगल का टेन बता देंगे तो उससे डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे टेन अल्फा पता है कि हाँ टेन अल्फा एक्स कुछ है, मान लो टेन अल्फा 4 है ऐसा कुछ, ठीक है। जब 4 छोड़ हटाओ, मान लो पता है √3 है, तो मुझे पता है ना कि अल्फा क्या है, अल्फा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर वो 1/√3 है, ठीक है, अगर मुझे पता है कि टेन अल्फा 1/√3 है, ठीक, तो मुझे पता है ना कि अल्फा क्या है, अल्फा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब tan अल्फा पता है तो अल्फा पता है। अच्छा जिस केस में तुमको कुछ ऐसा नंबर मिल जैसे tan अल्फा मिल जाए मान लो 4, अब तुम्हें नहीं पता किस एंगल का tan 4 होता है, तो वहां भी हमारे पास एक रास्ता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4, मतलब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये सीधा सा हो जाएगा कि ये वो एंगल जिसका tan 4 आता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी केस में आ गया tan अल्फा बराबर 12/5 ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू सीधा सीधा लिख देंगे tan इनवर्स 12/5, क्योंकि मुझे पता नहीं ना किस एंगल का tan 12/5 है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे लिख के छोड़ देंगे, क्लियर। तो ये भी एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए तो ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब है ना हमारा फोकस है सवाल बनाने पे, ठीक है। सवाल बनाने से पहले हम कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि हमने पढ़ रखा कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट हो, रिजल्टेंट कौन सा होगा, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो रिजल्टेंट ये कॉमन पॉइंट से खींचा गया डायगोनल होगा, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, एक बार मैं फिर से लिखना चाहूंगा इस मैग्नीट्यूड को, ठीक है। इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ ना कुछ स्पेशल केसेस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 का मतलब ए और बी सेम डायरेक्शन में होगा, है ना, ए बी के बीच एंगल नहीं बन रहा है बल्कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में, जिधर ए है जो ए का डायरेक्शन है वही वेक्टर बी का भी डायरेक्शन है, ऐसा कुछ हो गया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सोचिए क्या होगा, जब थीटा 0 हो गया तो यहाँ कॉस थीटा की जगह cos 0 लिखाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका, जब थीटा 0 होगा तो cos थीटा आपका cos 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मतलब 1। तो फिर जो आपका r की वैल्यू निकल के आ रही है, इस r की वैल्यू जो निकल के आ रही है मैग्नीट्यूड के दोनों के जोड़ की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा बताइए, a√a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू 1, तो फिर मतलब 2ab हो जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट a प्लस b का क्या होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर रूट खत्म तो सीधा सीधा a प्लस b हो गया, है ना। तो मतलब याद रखेंगे कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू सीधा सीधा उनके मैग्नीट्यूड्स का सम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो दो फोर्स ही लग रहे हैं किसी बॉडी पे, इधर लग रहे हैं 8 न्यूटन, फिर इसी डायरेक्शन में मान लो एक और लग गया 5 न्यूटन, अब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा सीधा सीधा 8 प्लस 5 दैट इज 13 न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर दोनों लग रहे हैं उधर ही होगा, ऑब्वियस है ना। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन जिधर दोनों लग रहे हैं उधर ही होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। मतलब सेम डायरेक्शन वाले केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस दोनों को सीधा सीधा जोड़ देना है। तो यहाँ एक चीज ये सीखा मैंने।
अब क्या हो अगर थीटा 90 डिग्री हो, सोचो अगर थीटा 90 हुआ, 90 का मतलब जैसे कि वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी आपका ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट कैसा आने वाला है आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, ये आएगा रिजल्टेंट, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 90 एंगल बन रहा है दोनों के बीच, ठीक है। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो जो आप फॉर्मूला आपका था ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो इसमें जब थीटा की जगह 90 पुट कीजिएगा तो ये कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा, तब सीधा सीधा आपका बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचने वाला है, ठीक है। और इस फिगर में भी दिख रहा है कि इस केस में आपका ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल हो जाएगा, और ये रेक्टेंगल का डायगोनल, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये बी है तो ये भी बी ही होगा, उतना ही लंबा होगा, है ना। तो फिर सिंपल ये रूट अंडर इसकी जो लंबाई होगी डायगोनल की लेंथ क्या होगी, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। तो दिख ही रहा है ना कि यही होना है इसकी लंबाई, है ना। तो याद रखना है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट अंडर पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, क्लियर, इसको याद रखना है। चलिए अच्छी बात है। और डायरेक्शन किधर होगा, है ना, तो डायरेक्शन के लिए आपको ये एंगल बताना पड़ेगा, ठीक है। tan अल्फा क्या आएगा, आप यहीं से देख लो ना, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 तो ये भी तो 90 ही होगा, है ना। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाए तो सबको 90 होना पड़ेगा, तो आप यहीं से देख लो, यहीं से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है लगा लीजिए, tan अल्फा बराबर क्या होगा, ये लंबाई बटा ये लंबाई, तो ये लंबाई कितनी है तो ये b है, और ये लंबाई कितनी है तो ये a है, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा b बाई a। तो tan अल्फा b बाई a, अगर कोई अल्फा पूछ दे तो उसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है अल्फा को, ठीक है। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तीसरा केस क्या है, जब थीटा 180 डिग्री हो, ठीक है। 180 कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, मतलब वेक्टर ए अगर इधर है तो वेक्टर बी ठीक उसके उल्टा, तभी तो बीच का एंगल 180 आएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में cos थीटा की वैल्यू cos 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी, और cos 180 कितनी होती है तो -1, तो ये -1 हो गया, हम जो कह रहे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो आपका जो r है रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो देखिए क्या आता है ना, आपका जो फॉर्मूला आया था रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, ठीक, क्या आया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो इसमें जब आप थीटा की जगह 180 पुट कीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 गुना 2ab -2ab हो जाएगा, यानी आएगा क्या बताइए, क्या आने वाला है, तो ये आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फिर आप कहिएगा सर रूट से स्क्वायर खत्म, हाँ बिल्कुल खत्म, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे मोड a माइनस बी लिखेंगे, हम a माइनस बी नहीं लिखेंगे। उसका कारण क्या है, तो आप सबको पता है स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं देता है ना। जैसे अब 9 है, अब किसी ने इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर और कहा कि स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 आंसर, चलो सही है। पर अगर इसी 9 को अगर किसी ने लिख दिया -3 का स्क्वायर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता है भाई, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, लेकिन अब वो कहे कि स्क्वायर रूट से ये रूट खत्म और आंसर -3, तो ये नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं ये निगेटिव नंबर नहीं देते हैं, ये हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर देते हैं, तो ये तो -3 हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका उपाय क्या है, तो हमें याद रखना है, हमें क्या याद रखना है कि भैया जब भी हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर हो, जहां एक्स कोई रियल नंबर है, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मोड एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को मोड एक्स लिखना है,
ऐसा अगर हम करेंगे तो कभी गलत नहीं आएगा। जैसे कि अभी आपने देखा √9 था, ठीक है, और इसको किसी बच्चे ने लिख दिया √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब वो इस रूट हटाना चाह रहा है, और अगर वो इस रूल को जानता है कि √(x²) को mod x लिख सकते हैं, और उसने इसको क्या किया कि लिख दिया मतलब -3 के स्क्वायर को mod -3, मतलब x की जगह क्या है -3 है, तो mod -3, तो अब उससे गलती होगी ही नहीं, क्योंकि mod -3 क्या होगा 3, है ना। तो ये याद रखना है कि √(x²) हो तो सीधा सीधा mod x लिख दीजिए, कोई कभी गलती नहीं होगी, है ना। तो हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, √(a - b) का होल स्क्वायर है, तो हम जब इसको हटाएंगे तो सीधे लगाएंगे मोड लगा के लिखेंगे, इससे गलती नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि a बड़ा है कि b बड़ा है ना। अगर a छोटा हुआ b बड़ा हुआ तो a - b नेगेटिव हो सकता है, और अगर a आपका बड़ा हो या b छोटा है तब तो a - b पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा रहेगा कि आप मोड लगा दीजिए। मोड लगाने से क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा, मतलब जो डिफरेंस है वही आएगा, लेकिन वो प्लस में लिखा आएगा, है ना। तो ओके, मतलब आपको करना क्या है कि बड़े में से छोटा घटाना। अगर a बड़ा है b छोटा है तो a - b ही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू a - b if a is greater than b and this is equal to b minus a, यानी यही चीज b minus a होगी यदि आपका a b a is less than b। अगर a b से छोटा है, मतलब b बड़ा है a से, तो b में से a घटाइए, और अगर a बड़ा है b से तो a में, मतलब हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, बस ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, बराबर भी हो सकते हैं a और b, अगर बराबर हुए तो फिर ये डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 तो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। चलिए ये हो गया, 3 केसेस हमने डिस्कस किया। अगर a और b सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा a+b हो जाएगा। अपोजिट है तो a - b हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटा घटाना है। अगर a बड़ा है b से तब a - b, लेकिन अगर कहीं a छोटा है b बड़ा है तो आपको b - a लिखना है, मतलब जो डिफरेंस है वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग हमेशा यहाँ मोड लगा दिए हैं कि निगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर निगेटिव कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। और डायरेक्शन किधर होगा इसका, इस केस में अगर, तो इस केस में डायरेक्शन जो होगा ना वो बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस पे किसी ने इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से लगा दिया 5 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इस केस में दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, दोनों अपोजिट है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो 8 - 5 यानी नेट फोर्स तो हो जाएगा भैया 3 न्यूटन। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑब्वियस है, जो बड़ा फोर्स इधर लग रहा होगा उधर ही होगा, है ना। इधर से 8 इधर से 5, तो इसको लगेगा कि कोई इसको 3 से इधर धकेल रहा है। हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 न्यूटन का यहाँ फोर्स लगेगा और डायरेक्शन इसका बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ठीक। और एक और केस डिस्कस किए कि अगर परपेंडिकुलर हुआ, नहीं परपेंडिकुलर हुआ, तो उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा √a² + b² हो जाएगा। और अगर आपका रिजल्टेंट a के साथ अल्फा बना रहा है तो आपका एंगल होगा, जो अल्फा की वैल्यू होगी वो tan इनवर्स b/a होगा। अगर b के साथ बनता तो फिर इसी अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स a/b हो जाता, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पर असल में रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग समझ गए हैं, है ना। वेक्टर एडिशन का रूल हम समझ गए। अब हमको कुछ सवाल बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके DPPS में मौजूद है, लेकिन अब हम बनाते हैं। जैसे कि पहला सवाल देखिए क्या है, ठीक है, इसको उधर भेज दो। पहला सवाल है कि 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कि 2 फोर्सेज है जिनका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, वो किसी बॉडी पे लग रहे हैं। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज, एक में कह रहा है 0 डिग्री, दूसरे में कह रहा है 180 डिग्री, तीसरे में कह रहा है 90 डिग्री। मतलब 3 केसेस दे रखे हैं और तीनों केसेस में हमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है,
ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब फोर्स पूछ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस दोनों कह रहा है, ठीक है। तो दोनों बता देंगे, कोई बात नहीं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पे देखिए पहला केस क्या है कि जब दोनों का एंगल 0 डिग्री है ना, मतलब जैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा और इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 4 न्यूटन और एक 3 न्यूटन का, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसका जवाब तो आप आसानी से दे सकते हो, है ना। अभी तो पढ़ा, सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करना चाहिए, सीधा सीधा ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो सीधा सीधा इनके जोड़ के बराबर हो जाएगा, यानी 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, यानी कितना आ गया 7 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर दोनों लग रहे हैं उधर ही होगा, जिधर ये दोनों लग रहे हैं उधर ही होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को लगेगा कि कोई इस पे 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और किधर लगा रहा है, तो इधर लगा रहा है। क्लियर, पहला तो हो गया, ठीक है। अब दूसरे की बारी, जब 180 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। तो 180 का मतलब, ठीक, 180 का मतलब अपोजिट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हो सकता है 4 न्यूटन इधर लग रहा हो और 3 न्यूटन उसके अपोजिट लग रहा हो, है ना। तो अपोजिट वाले केस भी हमने पढ़ा है, जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर हो जाता है, नहीं। तो यहाँ पे जो एफ नेट फोर्स होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। हमने बताया था कि बर में से छूट घटाना है, तो बड़ा फोर्स है 4 न्यूटन, छोटा फोर्स है 3 न्यूटन, तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। फिर आई कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में। बड़ा वेक्टर कहाँ है, 4 न्यूटन, किधर लग रहा है इधर, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी इधर ही लगेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को लगेगा कि कोई भाई साहब इसको 1 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर की तरफ धकेल रहे हैं, लग रहे हैं दो, पर इसको फील एक ही का होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि आप 10 रुपए किसी को दिए और उसने क्या किया, कोई सामान 10 रुपए का ही आपको दिया होगा, लेकिन उसने 8 रुपए रिटर्न कर दिए, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो दो, मुझे तो 2 ही का पड़ा। अब आप उसको 10 का सामान थोड़ी समझोगे, अब तो आप समझोगे कि ये तो 2 रुपए का सामान है ना। तो वही बात हो गया, आपको फील जो आएगी ना वो रिजल्टेंट वाली ही आएगी। चलिए, तो ये हो गया। अब एक तीसरा केस इसी में है कि जब एंगल 90 डिग्री हो, ये भी सवाल था, है ना, कि जब एंगल 90 डिग्री हो तब रिजल्टेंट क्या होगा। मतलब कुछ ऐसा दृश्य रहा होगा कि इधर 4 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ 3 न्यूटन लग रहा है, और हमसे कह रहा है कि रिजल्टेंट बताइए, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है भैया, कि इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 चौके हो गए 16, 3 तिहाई हो गए 9, 16 9 हो गया 25, 25 का रूट 5, यानी रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन। अब रही बात रिजल्टेंट का डायरेक्शन, है ना। एक काम करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं किधर आ रहा है। 4 न्यूटन आपका इधर है ना, 3 न्यूटन आपका ऊपर की तरफ है। चलिए, तो ये हो गया 3 न्यूटन, दोनों का मैंने टेल कर दिया साथ साथ। अब हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो हमने बना दिया पैरेललोग्राम, और ये रहा हमारा कॉमन पॉइंट से खींचा गया डायगोनल, ठीक है। तो अब ये डायगोनल जो है ना, ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। अब मान लीजिए ये 4 न्यूटन के साथ अल्फा बना रहा है, ठीक है। तो tan अल्फा निकाल दीजिए, फिगर देख के भी निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो। tan अल्फा क्या होना चाहिए बताइए, 90 है तो ये भी तो 90 होगा। तो tan अल्फा क्या होगा, ये लंबाई बटा ये, अब ये लंबाई कितना है, बिल्कुल 3 ही है, 3/4, tan अल्फा 3/4, यानी अल्फा हो गया tan इनवर्स 3/4। चलिए, तो हमने डायरेक्शन भी बता दिया कि रिजल्टेंट किस एंगल 4 यूनिट के साथ कितना एंगल बना के है कि नहीं। ठीक, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं, ऐसे आप पढ़े हुईएगा कि ये जो 3 4 5 वाले जो ट्रायंगल है ना, वो बड़े बिजोड़ ट्रायंगल है, ठीक है। ये 3 4 5 वाले ट्रायंगल को ना आपको याद ही रखना है, ठीक। जैसे इसमें ये राइट ट्रायंगल है, तो एक साइड 3 है, दूसरा साइड 4 है, और एक साइड हो गया हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी साइड है वो 5। अब आपको याद क्या रखना है कि जो छोटा साइड है उसके सामने वाला एंगल 37 डिग्री का होगा, और जो बड़ा साइड है, मतलब 5 नहीं, हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 4 में बात कर रहा हूँ, तो जो इसके सामने वाली साइड है उसका एंगल होता है 53 डिग्री। इसको याद ही रखना है क्योंकि ये बार बार आपको मिलेगा,
तो इसको याद रखिए, बहुत अच्छा खास ट्रायंगल है ना। कि अगर कोई राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 3 4 5 साइड है, तो 3 के सामने वाला 37 डिग्री का होता है, 4 के सामने वाला 53 डिग्री का होता है। ठीक है। और अब यहाँ से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसे अगर कोई पूछे साइन 37 का मान, तो साइन 37 कितना, 3/5 है ना। कोई पूछ दे कॉस 37 का मान, तो इस ट्रायंगल को देख के बता सकते हो कॉस 37 कितना, 4/5। कोई पूछे tan 37 का मान बताओ, तो tan 37 का मान कितना, तो 3/4 ऐसा हो जाएगा। फिर वैसे ही कोई पूछे साइन 53 डिग्री का मान बताओ, तो आराम से बता सकते हो अगर आपको ये ट्रायंगल याद है। साइन 53 क्या हो जाएगा, 4/5 है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर उस तरह से कॉस 53 डिग्री का मान पूछे, तो कॉस 53 के लिए बेस ये है, मतलब बेस 53 के लिए बेस 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/5। tan 53 डिग्री का मान पूछ दे, तो tan 53 डिग्री क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, है ना। ये 53 के सामने 4 पड़ रहा है, बगल में 3 पड़ रहा है, तो 4/3 हो जाएगा, राइट। अभी क्या आया था आपको जरा याद करो तो, tan अल्फा आया था 3/4। tan अल्फा 3/4, इसका मतलब अल्फा कितना है 37 डिग्री। अगर आपको ये ट्रायंगल याद है तो वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर 37 डिग्री भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ रिजल्टेंट 4 न्यूटन के साथ 37 डिग्री का एंगल बना के है, ये हमें यहाँ पता चल गया। तो ये सवाल तो बन गया है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जल्दी से आजा भाई। यस, ये रहा हमारा अगला सवाल। कह रहा है कि दो वेक्टर है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर हैं, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है कितना, 5 यूनिट है ना, बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। चलिए तो हमारा मान लीजिए एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर ये बी है, और ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए बी बराबर है, और बीच का एंगल है जो थीटा वो दे रखा है कितना 60 डिग्री। और हमसे कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। रिजल्टेंट समझ रहे हो ना, अगर हम पैरेलल लॉ इस्तेमाल करें तो हमारा रिजल्टेंट ये आने वाला है, कॉमन पॉइंट से खींचा गया डायगोनल, यानी ये वाला लाइन जो है वो हमारा रिजल्टेंट है। और हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, साथ ही कह रहा है कि ये किसी एक वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है। मान लो हमसे ए से ही पूछ रहा हो कि क्या एंगल बना रहा है, तो हम ए के साथ एंगल बना देंगे। किसी एक के साथ बोल रहा है तो हम ए या बी किसी के साथ एंगल बता देते हैं। चलो हमें यहाँ पे करना क्या है, आर की लंबाई लिखनी है और अल्फा लिखना है। आर की लंबाई का हमारे पास अच्छा खासा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को बस लिख देना है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, बार बार बोल बोल के लिखिए फॉर्मूला ताकि याद हो जाए। चलिए वैल्यू रख देते हैं, ए और बी दोनों की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ हो गया 5² + 5² + 2 × 5 × 5 cos थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया cos 60 डिग्री। चलिए तो 5² 25 + 5² 25 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया 2 × 25 × 1/2, तो ये 2 खत्म, यानी सीधा सीधा ये आ गया 75, मतलब 3 × 25, राइट। तो ये सीधा आ गया 5√3, 25 का 5 हो गया, 3 बेचारा फंस गया, तो 5√3 यूनिट यहाँ पे हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आ रही है। अब हमसे कह रहा है कि ये अल्फा बताओ, तो अल्फा का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है tan अल्फा का। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है, अगर ए के साथ बना रहा है तो आपको लिखना है b sin थीटा बट्टा a + b cos थीटा। अब इसमें सबकी वैल्यू बस पुट कर देनी है, ठीक है, सबकी वैल्यू बस पुट कर देनी है। चलिए पुट करते हैं हम लोग, तो b हो गया आपका क्या 5 sin थीटा, तो साइन ये हो गया 60 डिग्री बट्टा a प्लस यानी 5 प्लस फिर क्या हो गया b cos थीटा, यानी 5 × cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
तो ये हो गया आपका 5 इंटू साइन 60 दैट इज √3/2। यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। अब ये 5 खत्म ही हो गया, ऊपर आया √3/2 और नीचे देखो क्या आएगा 2 प्लस 1/2 यानी 3/2 आ गया। अब इसको अगर आप पलटिएगा, ठीक है, 1 मिनट, इसको अगर आप पलटिएगा तो देखिए क्या आता है, ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स है, √3/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3, तो सीधा सीधा ये आएगा 1/√3 यानी अल्फा। देखो ये tan अल्फा की वैल्यू है, tan अल्फा 1/√3 है, तो आप समझ गए होंगे कि अल्फा कितना है 30 डिग्री, यानी यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो मेरा वेक्टर ए के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, चलिए ये हो गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज है वो भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका, एक मिनट तो सही है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, और अब हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करके इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। हमने एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, अब हम कॉमन पॉइंट से खींचेंगे डायगोनल, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या समझ में आएगा, जरा देखिए ध्यान से। ये जो रिजल्टेंट है किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ए की तरफ या बी की तरफ? आपको समझ में आएगा कि ए के साथ कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है ना, मतलब ए के साथ छोटा एंगल बना रहा है और बी के साथ बड़ा एंगल बना रहा है ना। ए की तरफ कुछ झुका हुआ है, तो ए के साथ छोटा एंगल बना रहा है और बी के साथ बड़ा एंगल बना रहा है। मतलब जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट बड़े वेक्टर के साथ छोटा एंगल बनाता है और छोटे वेक्टर के साथ बड़ा एंगल बनाता है ना। देखिए यहाँ पर ए बड़ा है, ए का लेंथ बड़ा है, बी का लेंथ छोटा है, तो रिजल्टेंट ए के साथ छोटा एंगल बना रहा है, बी के साथ बड़ा एंगल बना रहा है। मतलब अब क्या समझे, अगर ये दोनों बराबर होते तब रिजल्टेंट क्या करता, किसके साथ बड़ा एंगल बनाता, किसके साथ छोटा एंगल बनाता, तब वो यही काम करता, दोनों के साथ बराबर बनाता। इसको बड़े के साथ छोटा बनाना है, छोटे के साथ बड़ा एंगल बनाना है। अब तो भैया दोनों बराबर है तो करे क्या, तब रिजल्टेंट दोनों के साथ सेम एंगल बनाएगा। यानी जिस केस में हमारे दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, है ना, जिस केस में हमारे दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हो जाएंगे, जितना बड़ा ए उतना ही बड़ा अगर बी है, ठीक है, ए और बी का लेंथ अगर मान लीजिए सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक बीच से पास करेगा, है ना, वो दोनों के साथ सेम, इसके साथ अल्फा तो इसके साथ भी अल्फा बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा। और यही हुआ है अभी सवाल में, अभी जो हम लोग सवाल सॉल्व किए हैं उसमें यही हुआ है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, हमारा ए और बी दोनों सेम था 5, बीच का एंगल 60, और जब आपने रिजल्टेंट का एंगल निकाला ए के साथ तो कितना आया 30 आया ना। तो ये 30 पूरा 60 मतलब ये भी 30, हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है ना, ये 30 तो ये भी 30, इसका मतलब रिजल्टेंट बीच से जा रहा है कि नहीं, याद रखना है इस बात को। रिजल्टेंट बड़े वेक्टर के साथ छोटा बनाता है, छोटे वेक्टर के साथ बड़ा बनाता है, लेकिन कहीं जब दोनों बराबर हो जाएं तो अब वो दोनों के साथ सेम एंगल बनाएगा, मतलब वो ठीक बीच से पास करेगा। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि a vector A and B makes angle of 20 degree and 110 degree respectively with the x-axis. The magnitude of these vectors are 5 meter and 12 meter respectively. Find the resultant vector. Okay. तो सवाल क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और ये बना रहे हैं एंगल 20 डिग्री और 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली का मतलब A बना रहा है 20 और B बना रहा है 110, किसके साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ, है ना, हिंदी में कहते हैं ना क्रमशः, उसी को अंग्रेजी में लिख रहे हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। आप पूरा प्लेन ही ड्रॉ कर दो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और हमारा जो वेक्टर ए है वो एक्स के साथ बना रहा है 20 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा मान लीजिए वेक्टर ए है और ये एक्स के साथ बना रहा है 20 डिग्री का एंगल। और जो वेक्टर बी है वो 110 बना रहा है। 110 का मतलब हुआ ये 90 और फिर प्लस 20, यानी ऐसे। तो ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है। और ये बना रहा है 110 डिग्री, ओके, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब ए थोड़ा सा छोटा है ना। और बी का मैग्नीट्यूड 12 है, मतलब ये बी बड़ा है आपका। तो ये 5 है और ये 12 है। हमसे कह रहा है रिजल्टेंट फाइंड करो। अगर हम रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे, सोचिए रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा दिखेगा यहाँ पे। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक, और एक पैरेलल लाइन ऐसे इसके खींच दीजिए, ये बन गया पैरेललोग्राम। और अब हमारा जो रिजल्टेंट है यहाँ कॉमन पॉइंट से खींचा गया डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो यही हमारा रिजल्टेंट है, ठीक। अच्छा, हम इस रिजल्टेंट का लेंथ आसानी से फाइंड कर लेंगे अगर मुझे पता चल जाए कि ए और बी के बीच कितना एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये बी, ए बना रहा है 20 और बी बना रहा है 110, तो बीच का एंगल क्या हुआ 110 माइनस 20। ये पूरा 110 है, इतना 20 है, तो इतना क्या होगा, इतना होगा 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कहने का मतलब 90 डिग्री। मतलब यहाँ ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ठीक। अब 90 वाले केस में रिजल्टेंट क्या हो जाता है वो तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भैया 90 वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना है। यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये जोड़ने पर आ जाएगा 169, जिसकी वैल्यू आएगी 13। यानी जो रिजल्टेंट है वो 13, अच्छा ये सब मीटर में है तो फिर ये 13 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर 12 मीटर, मीटर में दे रखा है, रिजल्टेंट की वैल्यू 13 मीटर हो गई। अब रही बात रिजल्टेंट किस दिशा में है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम ए के साथ बना हुआ रिजल्टेंट जो वेक्टर हमारा ए के साथ एंगल बना रहा है हम वो पता कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट आपका ये है और ये ए के साथ जो ये एंगल बना रहा है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग अल्फा कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्फा। तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी, tan अल्फा की जो वैल्यू होगी, किसे कह रहे हैं अल्फा, समझ में आया ना, ये वाला एंगल। तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि पैरेललोग्राम का जब एक एंगल 90 है तो सारे एंगल 90 हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और इस राइट ट्रायंगल में tan अल्फा निकालोगे तो ये लंबाई बटा ये, और ये b की वैल्यू है यानी ये 12 ही होगा, और ये 5 है तो tan अल्फा यहाँ 12/5 आया। यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो सीधा सीधा tan इनवर्स 12/5 हो जाएगी। अब आपको पता है किस एंगल का tan 12/5 होता है तो लिख दीजिए, नहीं तो अल्फा को ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, क्लियर है। चलिए ये तो हो गया हमारा, अल्फा तो हमने बता दिया। अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो x के साथ पूछता तो फिर क्या करना पड़ता, अल्फा प्लस 20। ये जो अल्फा है ना ये x के साथ एंगल नहीं है, वेक्टर e के साथ एंगल है। अगर कहता है कि नहीं x के साथ क्या बना रहा है तो फिर मेरा आंसर होता अल्फा प्लस 20, जहां अल्फा का मान tan इनवर्स 12/5। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैंने फिर बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, ये सवाल तो हो गया, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है, ओके। अगला सवाल कह रहा है कि फिगर शोज ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। जैसे यहाँ एक पैरेललोग्राम बन रहा है एबीसीडी, इसमें आमने सामने के साइड पैरेलल्स हैं, इक्वल हैं, है ना। हमसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट वेक्टर AC प्लस BD, वेक्टर AC, ये AC हो गया और ये आपका BD हो गया, तो AC प्लस BD 2BC के बराबर है, यानी जो ये वेक्टर BC हो गया इस 2BC के बराबर है ना। ठीक है भैया, निकालते हैं AC प्लस BD, राइट। तो सोचो जरा पे, ये AC
AC को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ABC बन रहा है, इसमें AB और BC सेम ऑर्डर में है, AC का ऑर्डर उल्टा है, दिख रहा है सबको, AB प्लस BC। अच्छा AB प्लस BC क्या होगा, AC होगा, होगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर हम वेक्टर AB और BC को जोड़ें तो हमें AC आता है। एक रिजल्ट तो हमारे पास ये है इस फिगर में कि अगर हम ये भी हो गया हमारा, ठीक, कि अगर हम AB और BC को जोड़ें तो हमें वेक्टर कौन सा मिलेगा, AC मिलेगा। ये हो गया। दूसरा हमें BD को लेकर के कुछ दिख रहा है क्या, कि BD क्या हो सकता है, तो हमें यहाँ दिख रहा है, देखो ये BD है, तो अगर हम BC और CD को जोड़ें तो मुझे BD मिल सकता है ना, BC प्लस CD, BD। यहाँ भी ट्रायंगल लगाओ, ट्रायंगल लॉ लगा दो ना, दो साइड सेम ऑर्डर में तो उल्टा ऑर्डर वाला तीसरा साइड दोनों का जोड़, राइट। तो यहाँ पे हमें हमारे पास एक और रिजल्ट क्या है कि वेक्टर BC और फिर वेक्टर CD, इन दोनों का जो जोड़ है वो वेक्टर BD के बराबर है। ओके, वो वेक्टर BD के बराबर है, ठीक, अच्छी बात है। तो यहां से हमें AC प्लस BD की वैल्यू मिल रही है। AC प्लस BD को क्या लिख सकते हैं, तो AC को लिख, AC की जगह AC की वैल्यू डाल दीजिए, AB प्लस BC, और BD की जगह उसकी जो वैल्यू आई है वो लिख दीजिए, BC प्लस CD। अब देखिए यहाँ पे BC ये हो गया 2BC, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ 2BC प्लस बच क्या गया AB और CD, तो उसको मैं ऐसे देखो, वेक्टर्स का जो जोड़ होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, किसी दो को पहले जोड़ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AB प्लस यहां पर हमने कर लिया CD, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये AB और CD कैसे वेक्टर है, ध्यान से देखिए। AB और CD लेंथ में सेम है बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, और डायरेक्शन का देखिए AB का इधर, CD का ठीक उल्टा, एंटी पैरेलल है ना। तो डायरेक्शन ठीक अपोजिट है AB और CD के, AB का इस तरह से है और CD का ठीक उल्टा है, ऐसे है ना। तो लेंथ में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, मतलब ये तो एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, है ना। यानी हम यहाँ वेक्टर AB को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर CD। इसका मतलब ये हुआ कि AB और CD का जोड़ भैया 0, AB बराबर माइनस CD, इसका मतलब क्या हुआ कि AB प्लस CD 0, राइट। तो AB प्लस CD तो भैया 0 हो गया, तो ये तो हो गया सीधा सीधा 2BC प्लस 0 वेक्टर, यानी सीधा सीधा 2BC। ये तो साबित करना था, AC प्लस BD 2BC, हो गया प्रूफ, है ना आसान। चलिए अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, ठीक है, थक गए हो तो थोड़ा ब्रेक ले लो लेकिन अभी बनाना है, एक सवाल कम से कम और बनाते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या है, टू फोर्सेज each numerically equal to 10 dynes acting as shown in the figure। दो फोर्सेज हैं, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 डाइन के बराबर है, और दोनों कैसे लग रहे हैं तो वो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। एक ये 10 डाइन इधर लग रहा है और दूसरा 10 डाइन आपका ऐसे लग रहा है, और यहाँ एक एंगल दिखाया गया है 60 डिग्री का। कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक। चलिए रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा, है ना। अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करने की सोचे तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, है ना, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, या फिर पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए दोनों के टेल को साथ करना पड़ेगा, यहाँ टेल साथ नहीं है, ध्यान से देखो, हेड पे टेल है, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक, ऐसे मिलाकर ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल बन गया, दो साइड सेम ऑर्डर में, तो तीसरा साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा ये वाला, ये इन दोनों के जोड़ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको। तो एक 10 लाइन तो आपका ऐसे है, ठीक, एक 10 लाइन आपका ऐसे है,
और दूसरा जो टेन लाइन है वो आपका ऐसे है। अब इसका ना हेड टेल मिला तो टेल टेल साथ कर देते हैं, तो इसके लिए ना इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे, तो यहाँ पर है उसको खींच के ऐसे लाना पड़ेगा, तो खींच के ऐसे लाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये भी टेन लाइन हो गया, राइट। और अब इनके टेल हो गए हैं साथ साथ, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अब हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देंगे। देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाने से पहले वेक्टर के टेल को साथ करना जरूरी है ना। तो हमने यहाँ पे अब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, फिर इसके भी पैरेलल लाइन खींचेंगे, यहाँ से बन जाएगा पैरेललोग्राम। अब जो कॉमन पॉइंट है वहां से खींचेंगे डायगोनल, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। देखो यहाँ भी रिजल्टेंट ऐसे ही आ रहा है, देख लो इतना ही बार आएगा और सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो चाहे कोई भी लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, आपको वेक्टर सेम ही मिलना है, ठीक है। दोनों का देख लो डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, सब कुछ सेम आने वाला है, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, हमें जो 60 दिया था ना वो ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल 60 था। आपका वेक्टर ना ऐसे ड्रॉ था, ये वाला 10 लाइन है ना, ऐसे ड्रॉ था, तो मैंने इसको खींच के ऐसे कर लिया। तो ये एंगल 60 दे रखा है। और वेक्टर के बीच का एंगल हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो तब डिफाइन होता है जब दोनों का टेल साथ साथ हो या फिर हेड साथ साथ हो, है ना। जब टेल साथ साथ हो या हेड साथ साथ हो तो दोनों के बीच जो छोटा एंगल बनता है उसी को वेक्टर के बीच का एंगल बोलते हैं। तो यहाँ तो हेड टेल साथ है ना, तो ये 16 के बीच का एंगल नहीं है। क्या है तो वो आपको अब यहाँ दिख रहा होगा, दोनों का टेल साथ साथ हो गया, इस वेक्टर का टेल, इस वेक्टर का टेल। तो अब यहाँ जो एंगल बन रहा है यही इनके बीच का एंगल है। और ये कितना है सोचो, ये पूरा 180, इतना 60, तो ये कितना हुआ, ये 180 माइनस 60, यानी ये एंगल आएगा आपका 120 डिग्री का, राइट। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 है, ठीक। अब हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं वो हम लगा देते हैं। क्या पढ़ रखा है, कि पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, है ना, और इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, तो रूट अंडर पहला, अच्छा दोनों का 10 है, ए और बी दोनों 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 गुना 10 और कॉस थीटा, थीटा हो गया 120, तो ये हो गया कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है भैया, कॉस 120 होता है, आप सबने पढ़ रखा है, नहीं याद है, नहीं याद है तो मैं याद कर देता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस 120 का वैल्यू इसी से निकाल लीजिए, कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा का माइनस, यहाँ थीटा 60 है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, सो दिस इज माइनस 1/2। तो कॉस 120 ना माइनस 1/2 होता है, तो ये क्या होगा देख लो, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 10 का स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, इस 2 से ये 2 खत्म। अब ये माइनस 10 स्क्वायर है और एक प्लस 10 स्क्वायर है, तो उससे इन दोनों का भी हिसाब किताब हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये माइनस 10 स्क्वायर बचा और ये प्लस 10 स्क्वायर बचा, मैं चाहूँ तो लिख ही देता हूँ अगले स्टेप में, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और फिर ये माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया ना, तो सीधा सीधा 10 स्क्वायर बचा, तो इसकी 10, यानी यहाँ रिजल्टेंट भी 10 ही होगा। और रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, तो खैर अभी हमने पढ़ रखा है कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करता है, और अगर ये 120 है तो इसका मतलब ये किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब आगे और भी बुक्स में प्रॉब्लम आपको मिलेंगे तो उन्हें बनाइए, कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हमें बताइए, हम फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय।